हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे बेड बैंक के बारे में। बेड बैंक आ गया है। अभी आपको कल पता होगा कि कल हमारे देश का बजट पास हो गया है। श्रीमती सीतारमण जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल बजट पास कर दिया है और उसमें बेड बैंक को भी अलाउ कर दिया है। लेकिन अब यह नहीं पता कि कितने दिन में आएगा, कितने महीने में आएगा, लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि बेड बैंक अब आएगा जरूर हमारे देश में। यह कंसेप्ट कहां से आया है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा से क्लियर कर दूं। सन 1988 1988 में सबसे पहले बेड बैंक जो है अमेरिका में आया था। आज की डेट में बहुत सी कंट्रियों में बेड बैंक का चलन चला हुआ है। बेड बैंक जो है बैंकों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बेड बैंक है क्या, ये कैसे काम करेगा? बेड बैंक क्या करता है, अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं, क्योंकि अगर आप कोई पेपर में पढ़ेंगे या कहीं पे देखेंगे तो वो टेक्निकल लैंग्वेज अपनी यूज करते हैं जो आम आदमी के समझ में नहीं आती। अगर मैं इसको साधारण भाषा में आपको बताऊं तो बेड बैंक ऐसे होता है जैसे आपके मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, तहसील में कबाड़ी घूमते हैं गलियों में। जो आपका पुराना सामान, जैसे आपके न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, वो पुराने हो गए, रद्दी हो गए, अब किसी काम के नहीं, आपने उनको पढ़ लिया है, आप उसको सेल कर देते हैं। अब एक महीने में आपका अखबार का बिल आया 200 रुपए का और उसने कितने के लिए 20 रुपए के, तो आपने उसको सेल कर दिया। अब वो आपके किसी काम के नहीं। अब वो उसको 30 के बेचे, 40 के बेचे या 10 रुपए के किलो बेचे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो भी घर का घरेलू सामान होता है जो यूजलेस हो जाता है, जो हमारे अब किसी काम नहीं आएगा हमें लगता है, तो हम उसको बहुत कम रेट में उसको कबाड़ी को दे देते हैं। अब वो कबाड़ी के पीछे कोई उसके पीछे जाता तो नहीं ना कि वो करेगा क्या उसका सामान का, वो उसको महंगा बेचे, सस्ता बेचे, वो उसका एडिक है। ऐसे ही जो बेड बैंक है, ये भी एक किस्म का बहुत बड़े स्तर का कबाड़ी है। ये क्या खरीदेगा? ये कबाड़ का सामान नहीं खरीदेगा आपके घर से और हमारे घर से। ये बैंक का जो बेड लोन होगा, बेड लोन मींस जो लोन एनपीए में चला गया, एनपीए में जाने के बाद भी लोग उसका पैसा नहीं दे रहे, वो नगद हो रहे हैं, है ही नहीं उनके पास, किसी कीमत पे भी नहीं दे पा रहे हैं पैसे। और जो है 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये भी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने लगा के देख लिया, उसके पीछे वो पैसे दे ही नहीं रहा। सिक्योर लोन भी है, फिर भी नहीं दे रहा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरा एक दोस्त है खकरू, यहां जाटो गेट में पास में रहता है, मैं करनाल में रहता हूं। उसने क्या कर रखा है, उसके पास 13 कमरे हैं, एक मकान है उसके पास 142 गज का, उसने 13 कमरे बना रखे हैं उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, वो बिहार से, बेसिकली बिहार से हैं और यहां ठेकेदारी का काम करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनके जानकार बिहारी होंगे। उन्होंने बिहार के आदमियों को वो किराए पे दे रखा है। ऐसे बहुत से आदमी करते हैं, वो लोन ले लेते हैं। अब लोन ले लिया, मान लो मकान पे लोन ले लिया। अब उस आदमी ने अगर मकान, सपोज मैंने कोई मकान पे लोन ले लिया, होम लोन करवा लिया, उसके बाद मैंने उसमें किराएदार बैठा दिए। अब अगर किसी कारण से, भगवान ना करे, मेरे से किस्त नहीं भरी जा रही, ईएमआई पे नहीं करी जा रही, तो बैंक के पास क्या राइट्स हैं? बैंक मेरा मकान खोस के उसका कब्जा ले लेगा और उसको सेल कर देगा एनपीए होने के बाद। लेकिन अब क्या दिक्कत परेशानी आएगी? जैसे हमारे खकरू महतो जी हैं, उन्होंने मकान दिया हुआ है, उन्होंने 12 आदमियों को मकान दे रखा है किराए पे। अब अगर उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अपने मकान का किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, रेंट एग्रीमेंट, और वो कर लिया 5 साल का, 10 आदमियों के साथ 5-5 साल का मैंने एग्रीमेंट कर लिया, अगर अब मैं किस्त नहीं दे पा रहा, 3 महीने के बाद मेरा एनपीए में चला जाएगा, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स आ जाएंगे, वो लगभग 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने में मेरा मकान खोसेंगे। अब वो खोसेंगे कैसे? मेरे से तो वो ले सकते हैं क्योंकि मैंने लोन लिया है, लेकिन क्योंकि मैंने उनको किराए पे दे दिया उन आदमियों को और उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया अगले 5 साल के लिए, जब बैंक आएगा उनसे, उनको बोलेगा इसको खाली करो, तो वो एग्रीमेंट दिखा देंगे, भाई साहब मैंने तो अमरदीप कादियान मालिक था, उसके साथ ये रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है, ये नोटरी है और ये पक्का रजिस्टर्ड है मेरा, तो भाई साहब
मैं तो 5 साल खाली नहीं करूंगा, तो बैंक के पास कोई राइट्स नहीं है उस मकान को उस आदमी से खाली करवाने के, और ना ही बैंक मुझे रोक सकता है लोन देने के बाद कि मैं किसी की अपनी प्रॉपर्टी किराए पे ना दूं, रेंट पे ना दूं। तो इस तरह से बैंकों का पैसा सिक्योर लोन में भी उलझ जाता है, अनसिक्योर में तो उलझता ही उलझता है, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 30-35 साल लग जाते हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनसिक्योर लोन में तो ये एक पंजी का केस करेंगे 5 पैसे का, उसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर सिक्योर लोन है, जैसे मकान का, दुकान का, जमीन का, जायदाद का, उसमें ये वो एक्शन कर देते हैं, उसकी बोली कर देते हैं और अपना पैसा ले लेते हैं। लेकिन लोग उनसे भी कलाकार हैं, उन्होंने एग्रीमेंट ही कर लिया, अब उस एग्रीमेंट को वो कुछ नहीं कर सकते 5 साल के लिए, उनका पैसा समझो डूब गया। अब ये इस तरह से बैंक का जो सिक्योर लोन है वो भी फंस जाता है। इससे बचने के लिए ये जो कबाड़ी बैंक आ रहा है, बैड बैंक जिसको बोल रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं। वो ऐसे बैंक को, ऐसे लोन को भी खरीदेगा। वो क्या करेगा, जैसे कबाड़ी कम रेट में सामान खरीद लेता है, ऐसे ही वो किसी, मान लो मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और मैं पे नहीं कर रहा, मेरे से बैंक ने आज 35 लाख रुपए लेने हैं, तो बैंक मेरे लोन को 25 लाख रुपए में उस कबाड़ी को, बैड बैंक को सेल कर देगा। अब वो बैड बैंक क्या करेगा, जो बैंक के पास राइट्स हैं, अधिकार है जो मैंने बैंक को दिया है, वो सारे राइट्स बैड बैंक के पास चले गए। अब जिस बैंक से मैंने लोन लिया था उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। वो अपना पैसा उसको मिल गया, 10 रुपये कम मिल गए, वो उसको आगे किसी को ब्याज पे देगा, उसको घुमाएगा, उसके तो पैसे सेफ हो गए। अब बैड बैंक क्या करेगा, अब बैड बैंक साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करेगा। वो चवन्नी छाप बदमाश भी लेके आएगा, मेरे किराएदारों को भी डराएगा, भाई पैसे दे नहीं तो मारूंगा तेरा ठुड्डे, भाग यहां से, खाली कर। वो सारे तरीके यूज करेगा। इस तरीके से बैड बैंक काम करेगा। अनसिक्योर लोन भी खरीदेगा, वो कम रेट में खरीदेगा। जैसे कबाड़ी भी तो कोई अच्छा सामान हो तो उसको ज्यादा रेट में खरीद लेता है, जो कोई बिल्कुल ही कबाड़ी का सामान हो उसको बिल्कुल कम रेट में ले लेता है, लेकिन ले जरूर लेता है। अब अनसिक्योर लोन भी ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां तो बेच के उसको पासे हो जाएंगी, और ये यही इसी तरीके से लोगों से लीगल भी एक्शन लेगा, नोटिस भी भेजेगा, कोर्ट में भी जाएगा। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को भी पाल के अपना पूरा पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको फिर भी, मैं कहता हूं अभी तो बैड बैंक आया है, मैं कह रहा हूं अगर सैड बैंक भी आ जाए ना, उदास बैंक भी आ जाए, तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारा देश जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर। ये सबसे बड़ा हमारे देश में लोकतंत्र है सारी दुनिया के अंदर। अगर मैंने लोन लिया, आपने लोन लिया, सिक्योर लोन लिया, अनसिक्योर लोन लिया, किसी कारण से अगर आपसे वो पे नहीं किया जा रहा, तो आपके जो सामान्य नागरिक होने के नाते जो आपके अधिकार हैं वो आपके खत्म नहीं हो जाते। बैंक के एनबीएफसी कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकते। बैड बैंक छोड़ो, सैड बैंक भी आ गया, तब भी एक आदमी आपके साथ है जिसका नाम अमरदीप कादियान है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं डिसेंट एडवाइस दूंगा और अपने चैनल को चला के रखूंगा। आपको बैड बैंक भी आ जाने दो, जो भी किसी भी तरह से वो आपको हरास करेगा, आप मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको डिसेंट एडवाइस दूंगा, डिसेंट सलाह दूंगा कि उससे लीगल तरीके से कैसे बचना है। अगर आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करें। डिसेंट सलाह लेने के लिए नमस्कार।